अच्छा जी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 2 वेव्स इन इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेशनल एडवांस लेवल एट एक्सेल। लेट्स स्टार्ट द पेपर। ठीक है, पेपर स्टार्ट करते हैं। इट्स 1 आवर एंड 30 मिनट्स का पेपर है, 80 मार्क्स है। लेट्स स्टार्ट। शुरू में इसके 10 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो फॉर क्वेश्चन 1 to 10, ठीक है, इन सेक्शन ए सिलेक्ट वन आंसर। अच्छा, वही वाली बात है, शुरू के 10 एमसीक्यूज है तो 10 एमसीक्यूज है तो आपको एक ही सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर उसको, ठीक है, इस तरह से क्रॉस करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वेजिटेबल ऑयल इज 1.47। ठीक है, एन की वैल्यू 1.47 है। रेशियो द फॉलोइंग इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकंड इन वेजिटेबल ऑयल। सो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है C अपॉन V। सो वो V की वैल्यू पूछ रहा है तो आप इसे कैसे करोगे, V इज इक्वल टू C अपॉन N। सो C की वैल्यू 3 into 10⁸ है, 8 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर अप्रोक्सीमेटली 3 है। आप यही लेके इसको चल सकते हो। और N की वैल्यू कितनी है, 1.47। ठीक है, इफ मैं, अगर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं अप्रोक्सीमेट करके इसको 1.5 कर दूं तो 1.5 का मतलब होता है 3/2। तो मैं यहाँ पे 3/2 लिख दूं तो 3 से 3 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। सो ये बी के करीब नियरेस्ट वैल्यू, ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, बी के करीब आंसर आ रहा है। इस तरह से आप इसको एस्टिमेट कर सकते हो। बट जाहिर सी बात है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू 1.47 है, यानी 1.47 है तो जाहिर है कि ये डेसिमल इसका ये जो इसका डिनोमिनेटर है ये छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ओवरऑल जो वैल्यू है वो वी की वो इंक्रीज हो जाएगी 2 से थोड़ा ज्यादा, स्लाइटली ज्यादा। सो 2.04 ही होगी। आप कैलकुलेटर में रखें तो भी 2.04 ही आना है। क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, a ray of light is incident on the boundary between perspex, ठीक है, and air as shown। ठीक है, perspex कोई मटेरियल है। now a ray of light is incident on the boundary between perspex and air as shown. The angle of the incident I is greater than the critical angle for the perspex air boundary. If this angle of I is greater than the critical angle, then total internal reflection will be taken place. Which of the following statement is correct for the perspex air boundary? All the light is refracted, galat. All the light is transmitted, galat. All the light is reflected, ठीक है, some light is reflected, some is refracted, गलत। सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। Which of the following unit is equivalent to coulomb? So भाई इधर देख लो। So अगर पोटेंशियल डिफरेंस का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला करूँ तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो ये जूल पर यूनिट पर कूलम, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। क्लियर, सो वो 1 कूलम की बात कर रहा है तो 1 जूल पर वोल्ट हो जाएगा, जूल पर वोल्ट, ये हो जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्लियर है, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? क्लियर। नेक्स्ट है, स्टूडेंट सेटअप एन apparatus when the string is plucked it vibrates with the frequency f। ठीक है, which of the following single changes would increase the frequency? कौन सा सिंगल चेंज करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी? सो यू नीड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। अब दिमाग में रखना, जब ये प्लग होगा तो यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? अब मान लो कोई भी टेढ़ी मेढ़ी स्टैंडिंग वेव, मान लो ये एक कोई भी अनशन सी स्टैंडिंग वेव को एज्यूम कर लो। ठीक है, अभी कितनी वेवलेंथ बन रही है, λ/2 λ/2 λ/2। क्लियर, कुछ भी एज्यूम कर लो, कुछ भी आंसर आ जाएगा, हमें सिर्फ कम ज्यादा बताना है। इसका मतलब है कि ये 3 λ/2 इज इक्वल टू एल, एल की वैल्यू, और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, 2l/3। दिमाग में रखो इस बात को। सो हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और आपको f मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की जगह 2l/3। जरा ध्यान रखना, इधर बराबर में l आ रहा है, लेंथ आ रही है। और जाहिर सी बात है वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी तब चेंज होगी जब मीडियम चेंज होगा। सो यहां से लेकर यहां तक तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा, रस्सी है, रस्सी है तो वो एक ही मीडियम है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक तो एक ही मीडियम है, मीडियम तो चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब है वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, और जो वेव बन रही है, वेव की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सो आपको फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है तो आपको लाजमी सी बात है लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? प्लीज रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस यस, रिस्पॉन्ड करो बेटा। सो डिक्रीजिंग लेंथ, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए को देखिए। नेक्स्ट है, एन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम इज शोन। एरो ए बी सी
ND are 4 possible electron transition. Which transition could result in emission of photon with the shortest wavelength? सुनो, एनर्जी जो डिफरेंस होता है, जो इसमें से फोटोन निकलता है, उसका जो एनर्जी डिफरेंस है, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा E is equals to HF, where H is the Planck's constant, F is the frequency. So delta E is equals to H अपनी जगह C upon wavelength. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी ना, सो वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं. तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब लार्जेस्ट एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए, इनवर्स रिलेशन है. सो लार्जेस्ट एनर्जी डिफरेंस को वो कहां से लेकर आएगा? तो उसके लिए भाई यहाँ यानी जीरो, ये जो भी है यहाँ से 13.6 मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए. सो आई थिंक इसका जो आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए. मैक्सिमम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जब मारेगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस इसका, ये इसको E1 कर लो, इसको या इसको E0 कर लो, उसको E1. सो E1 माइनस E0 जो है वो क्या हो जाएगा? 0 माइनस माइनस का 13.6, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 13.6, तो ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आएगा. इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा. तो आ रही बात समझ में? जितना ज्यादा डिफरेंस एनर्जी का उतनी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. ठीक है, सो ए करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, a negative temperature coefficient thermistor is connected in a circuit. A temperature of the thermistor is increase. अगर तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? सुनो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज. जब इधर से रेजिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो क्या होगा? जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो इसका मतलब सर्किट में करंट बढ़ेगा. सर्किट में करंट इंक्रीज होगा, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से सर्किट का करंट इंक्रीज होगा, यानी एम मीटर की रीडिंग इंक्रीज होगी. सी और डी में से एक आंसर है. ठीक है, ए और बी तो गया. वो क्या कर रहा है? द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर इज इंक्रीज. ठीक है, which row of the table gives the change to the reading on the ammeter and voltmeter. अब वोल्टमीटर की रीडिंग देखते हैं. ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब इसका वोल्टेज भी डिक्रीज होगा, पोटेंशियल ड्रॉप भी डिक्रीज होगा. सो पोटेंशियल ड्रॉप मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने मेरी रिकॉर्डिंग देखी है तो रेजिस्टेंस कब बढ़ती है? जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और पुलिस वाला आपको रोक के रिश्वत मांग रहा है, पैसे मांग रहा है. ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है और आप उसको निकाल के पैसे दे रहे हो, टाइम लगेगा. ठीक है, तो पैसे देना नहीं चाहिए, गलत बात है रिश्वत लेना, लेकिन अगर आप उसे निकाल के रिश्वत दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. आप पोटेंशियल ड्रॉप कर रहे हो वहां पे. ठीक है, एनर्जी ड्रॉप कर रहे हो अपनी. अगर कल को अच्छा पुलिस वाला आ जाए, ना रोके आपको, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा. सो दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड. पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब इलेक्ट्रॉन या वो चार्ज कितनी एनर्जी दे रहा है कंपोनेंट को वहां से गुजरते हुए. तो एग्जैक्टली एक गाड़ी वाला, एक टैक्सी वाला जब एक जगह से गुजर रहा है तो पुलिस वाले को कितना रिश्वत दे रहा है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. पुलिस वाला ज्यादा खड़ूस है, ज्यादा रिश्वत लेने वाला, ज्यादा ब्राइब ले रहा है, ज्यादा रुकावट दे रहा है, तो पैसे भी ज्यादा लेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा. अगर पुलिस वाला अच्छा है, नेक है, नहीं मसले कर रहा, जाने दे रहा है, तो रेजिस्टेंस कम है उसकी, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा भाई? कम ही होगा. एग्जैक्टली इसको इसी पैटर्न पे समझते हैं. सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वो कम है. सो इसका जो आंसर होगा वो डी का करेक्ट आंसर होगा. समझ में आई बात? क्लियर? नेक्स्ट चलो. टू वेव्स ऑफ द वेवलेंथ 2 मीटर आर प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स एट पॉइंट एक्स. यहां से वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है और दोनों अलग अलग पाथ से होके आ रही है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द फेज डिफरेंस इन द रेडियन बिटवीन द टू वेव्स एट द पॉइंट y. लो, एक वेव यहां से जाके यहां से ऐसे पहुंच रही है y पे और दूसरे का पाथ ये. ठीक है, सो दोनों y पे पहुंच रही हैं. तो एक ने यानी इसका इसका और इसका ऐड करो तो एक ने 8 मीटर कवर किया, दूसरे ने 3 + 6 9 मीटर कवर किया. सो दोनों वेव का जो पार्ट डिफरेंस होगा, वो पार्ट डिफरेंस होगा 9 - 8 इज इक्वल टू 1 मीटर. अभी जो पार्ट डिफरेंस है इसको इक्वेट कराएं, आप चेक करें कि वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. अच्छा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों वेव जब यहां से निकली थी तो दोनों कोहेरेंट थी, क्योंकि कहीं लिखा हुआ कुछ भी नहीं इन फेज. अच्छा, ये लिखा हुआ, अच्छी बात है. सो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों वेव जो है वो इन फेज थी इनिशियली. जब इन फेज होती है तो जाहिर सी बात है आखिर में क्या आया? पार्ट डिफरेंस आपका आ रहा है 1 मीटर. इसको इक्वेट, अब ये दो पॉसिबिलिटी, या तो n लैम्डा से इक्वेट कराएं या n + ½ लैम्डा से इक्वेट कराएं. क्योंकि ये 1 मीटर है और वेवलेंथ 2 मीटर की है
तो मैं इससे इक्वेट नहीं कराऊंगा, मैं इससे इक्वेट कराऊंगा। क्यों? अगर मैंने ऊपर वाले से इक्वेट करा दिया, करवा दो, मसला नहीं है, फंसोगे। कैसे? अगर मैंने इस 1 मीटर को एन लैम्डा से इक्वेट करा दिया, तो मुझे पता होना चाहिए ये तो एन है, लैम्डा की वैल्यू 2 है, 2 उधर जाएगा, 1/2 हो जाएगा, एन की वैल्यू हाफ कभी भी नहीं आती। तो इसलिए कभी भी ये इससे इक्वेट नहीं होगा, ये सेकंड वाले से ही इक्वेट होगा। सो आप देखिए 1 इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 इंटू यहाँ पे 2 होगा, 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 1/2 इज इक्वल टू एन प्लस हाफ, हाफ से हाफ कटेगा, सो एन की वैल्यू 0 आ जाएगी। आ रही बात समझ? तो भाई ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस जो होता है वो पाई या मल्टीपल ऑफ पाई होता है। सो ये मेरे ख्याल में इसका डी आंसर बनेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? क्लियर है? 180 डिग्री बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है द सेल इन अ सोलर पावर लैंप स्टोर 6.0 किलो जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेल जो है वो सोलर पावर्ड लैंप में जो सेल है उसकी एनर्जी 6 किलो जूल है। लैंप इज स्विच्ड ऑन एंड द सेल डिस्चार्ज। अच्छा भाई ये आपका ये आपका सेल है, और आगे क्या लगाया है? उसके आगे लैंप लगाया है। ठीक है, तो इससे जो इसको मिल रहा है, जो एनर्जी मिलेगी, दैट इज इनपुट। इसको इनपुट मिलेगा, ये सेल है, सोलर सेल। द लैंप इज, और इसके अंदर जो एनर्जी है वो 0, ये 6.0 किलो जूल ऑफ एनर्जी। द लैंप इज स्विच्ड ऑन एंड द सेल डिस्चार्जेस फुली। द लैंप इज स्विच्ड ऑन और सेल को पूरा डिस्चार्ज कर दिया गया, और द सेल हैज अ कांस्टेंट ईएमएफ। सेल का जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ की वैल्यू है वो है 1.5 वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चार्ज? क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। सो भाई आपको पता है ईएमएफ का फॉर्मूला इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी ट्रांसफॉर्म पर यूनिट चार्ज। सो अब ईएमएफ को नीचे ले आइए, क्यू को उधर ले जाइए, एनर्जी ट्रांसफॉर्म अपॉन ईएमएफ, ये हो जाएगा 6000 जूल डिवाइडेड बाई ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट। तो 6000 मल्टीप्लाई बाई 2/3, ये हो जाएगा 4000 कूलम। सी करेक्ट आंसर है। जी भाई समझ आया? 8 का सी करेक्ट आंसर है। सही है? Yes, sir. नेक्स्ट है when monochromatic light is incident on the surface of the metal, photoelectron are emitted. Which of the following statements correct? The maximum kinetic energy of the photoelectron depends on the intensity. गलत। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी पे डिपेंड करती है, फोटोन की एनर्जी पे, फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। The number of photoelectrons are emitted per second depend on the frequency. फ्रीक्वेंसी नहीं, इंटेंसिटी पे फोटोन। The maximum kinetic energy of photoelectron depend on the frequency of the, yes ये सही है। The number of photoelectrons emitted per second depends on the work function। बिल्कुल भी नहीं, सी करेक्ट है, सी करेक्ट आंसर है इसका। अंडरस्टूड है? दो बातें, आने वाला फोटोन, सुनना, आने वाले फोटोन की इंटेंसिटी का क्या मतलब है पता है? आने वाले फोटोन की इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, समझाने के लिए कह रहा हूं, पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर तुम, इसका मतलब है कि फॉर मान लो 1 सेकंड में अगर 10 फोटोन आएगा और हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, तो जनाब इसका मतलब है कि अगर 1 सेकंड में 10 फोटोन आ रहा है, हर फोटोन 1-on-1 इंटरेक्शन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या ख्याल है? निकलने वाले इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है हर 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। ऐसे ही है? ऐसे ही है? जी। और 1 सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या जितना कूलम चार्जेस निकलता है, दैट इज कॉल्ड करंट। यस और नो? यस। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, उनकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। समझ आई? जी सर, समझ आया। ठीक है, अब तुमने आने वाले, अब दूसरी बात कर रहा हूं, अब आने वाले फोटोन की तुमने एनर्जी बढ़ा दी, यानी एक फोटोन अगर अगर मान लो 100
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, तुमने 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया। अब पहले भी ये एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से ही टकरा रहा था, तब 100 एनर्जी दे रहा था, अब 150 देगा। समझना, पहले जब ये टकरा रहा था एक इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन को ये 100 एनर्जी दे तो रहा था। इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो समझाने के लिए कह रहा हूं, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अपना बाइंडिंग एनर्जी या वर्क फंक्शन को ओवरकम कर रहा था, और बाकी 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये चल रहा था, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी में जा रहा था। ठीक है, अब की बार तुमने जब फोटोन की एनर्जी बढ़ा के 150 किए, एनर्जी बढ़ाई, सो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिलेगी बताओ? 150। यस और नो? समझे? यस। तो 150 में से अभी भी बाइंडिंग एनर्जी 20 देना है उसको, तो ये 20 देगा। तो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी के लिए कितनी एनर्जी बची? 130। 130। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी नहीं बढ़ी? बड़ी। तो इसकी आने वाले फोटोन की एनर्जी बढ़ाने से जाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक। समझे? जी सर, समझ गया। ऐसे समझा रहा हूं, बहुत आसान करके। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो उस इलेक्ट्रॉन की होती है जो किसी से इंटरेक्ट नहीं करता सिवाय फोटोन के, और डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। वरना टेक्निकली ऐसा होता नहीं है। कई इलेक्ट्रॉन ऐसे जो बीच में दूसरे इलेक्ट्रॉन से या दूसरे एटम के शेल से वहां पे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर देते हैं, इससे एनर्जी लूज कर जाते हैं। इसलिए हम बात करते हैं हमेशा फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की, सबसे तेज दौड़ने वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इसलिए तुमने देखा है के के नीचे मैक्स लिखा होता है, फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट, 2 वायर X and Y are made of the same material. अच्छा भाई, देख लेते हैं। ठीक है, the wires are connected in series. The current in this wire is I. X wire has twice the diameter. X का diameter twice है, यानी इसका diameter अगर D है तो इसका 2D है। Mean the velocity of electron in wire X is V. अच्छा, इसमें V है, इसमें तुमने Vy निकालना है in terms of V. Which of the following is the mean drift velocity of electron in the wire? Material भी same है, तो इसका मतलब है n की वैल्यू भी सेम है। सो जो करंट x में होगा वही y में होगा, सीरीज की वजह से। इस बात पे एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे? जो x में करंट होगा वो y सीरीज की वजह से करंट विल रिमेन सेम। यस और नो? अब ये बराबर होता है VENA, ये भी बराबर होगा VENA। ठीक है, यहाँ पे x लगा दो, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर y, यहाँ पर y। ठीक है, और एक और काम करो कि ये E और N को कैंसिल कर दो, क्योंकि नंबर डेंसिटी मटेरियल पर डिपेंड करती है। यहां पर ये X हो जाएगा, ठीक है, यहां पर ये V है, और A की जगह मैं पाई d² अपॉन 4 रख रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला। यहां पर भी पाई d² अपॉन 4। क्लियर? ये X हो गया। हाँ, 2D थी X की, बाद में रखूंगा ना, अभी तो स्टेप ले रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट d² रखूंगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। अब आप देखो, ये पाई 4 पाई और ये 4 से कैंसिल करो, अब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब सुनो, ये x है, ये x है, ये y है, ये y है। अब लगाओ ये इक्वेशन इस्तेमाल में। ठीक है, ये इक्वेशन अब इस्तेमाल में आनी चाहिए तुम्हारे। अब आओ जनाब, vx कितनी है? उसको सिंपल उन्होंने v रखा हुआ है तो v रखो। dx कितना है? ये 2d है तो 2d रखो, स्क्वायर कर दो। vy कितना है? vy निकालना है। dy कितना है? dy को हमने सिंपल d रखा है, d² रखा है, खत्म। अभी vy को एक तरफ कर लो, ठीक है, और d² को इधर लेके आओ। v इंटू 4d² डिवाइडेड बाई d² कैंसिल करो, सो vy की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी? 4v। डी करेक्ट आंसर है। समझे? समझ आई? यस। पार्टिकल डेंसिटी कंडक्टर के अंदर चेंज नहीं होगी, यानी n की वैल्यू कंडक्टर में चेंज नहीं होगी अगर मटेरियल सेम है तो। अगर जिंक है, कॉपर है, इस तरह करके तुमने मटेरियल चेंज कर रहे हो, सारे मेटल हैं, तो सब में n की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन अलग अलग होगी। हो सकता है एक में n की वैल्यू 2 बिलियन
पार्टिकल्स हो, दूसरे में 3 बिलियन बिलियन पार्टिकल्स हो, लेकिन दोनों अपने अपने मटेरियल में फिक्स रहेंगी, टेम्परेचर बढ़ने से चेंज नहीं होंगी। लेकिन अगर दोनों मटेरियल सेम कर दूं तो दोनों की वैल्यू भी n की सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे चूंकि दोनों मटेरियल सेम है तो इसलिए दोनों तरफ से n कैंसिल कर दिया मैंने, याद रखना। A wire has a resistance of 65 मिली ओम R, लेंथ दी हुई है 0.25 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ना कुछ है, डायामीटर पता करो, ये रेसिस्टिविटी गिवन है, बच्चों वाला सवाल है। R इक्वल्स टू रो L अपॉन एरिया, ठीक है। एरिया को एक तरफ कर लो, रो L अपॉन R, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अब जो कहने के भाई नहीं समझ में आ रहा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 आप कहां से लेकर आए, तो भाई इधर सुन लो, ठीक है। सो अब आप देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पता है आर होता है डी बाई 2, तो ये पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से बता रहा हूं। अब आप यहां से डायमीटर को एक तरफ कर लो, या चलो इस इधर बराबर में कर लेते हैं। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रो एल, 4 रो एल अपॉन पाई आर। क्लियर? और डी की वैल्यू स्क्वायर रूट ले लो, तो ये 4 रो एल अपॉन पाई आर। क्लियर है? आप सब्स्टिट्यूट करा दो भाई वैल्यू, ठीक है भाई। क्या आएगा? 4 इंटू 5.6 इंटू 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई बाई 0.25 डिवाइडेड बाई, क्या वैल्यू आएगी? 3.142 मल्टीप्लाई बाई आर कितना है? 65 इंटू 10⁻⁻3। दी भाई, चलिए 5.24 times 10 to the minus 4. 5.24 टाइम्स, 10 to the minus फाइनल आंसर यही देना है आप, 5.24 टाइम्स। 10⁻⁻4, तो सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल रखिएगा वरना नंबर जाएगा आपका, ठीक है। देख लीजिए कितने में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो 2 में ही रिस्पॉन्स करिएगा, एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर हो क्वेश्चन देख के, वरना नंबर जाएगा। यहाँ पे तो आपने लिख दिया, फाइनल यहाँ पे लिखते हैं जो भी है। आइए, अगर स्टूडेंट यूजिंग द रे बॉक्स टू डायरेक्ट a narrow ray of light onto the surface of the block as shown, determine the angle of incidence। इसका मतलब है कि अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो ये एक स्केल डायग्राम है, वो कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालिए। 37 बन रहा है। क्या चीज? 37 बन रहा है। देखते हैं 10 20 30 40 50, कैसे 37 बन रहा है? 10 सॉरी 20, हाँ यहाँ से मेजर कर रहे थे जी। 10 20 30 40 50, 51 2 3 4 54 डिग्री आ रहा है। सर मेरे एग्जाम में भी यही गलती आई थी। यही किया था? जी। जूते पड़ने चाहिए तुम्हें। 54, भाई आप लोग ये गलती नहीं करना। क्लियर? एंगल ऑफ इंसिडेंट 54 डिग्री। डन। डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंसिडेंस 50। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ग्लास ब्लॉक। अच्छा मैं जरा देख लेता हूँ भाई क्या है 1.5। तो
डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आप डायरेक्ट मत करिएगा। n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल थीटा 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल थीटा 2। क्लियर है? आ रही बात समझ में? सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, हम एयर का इसको n1 इज इक्वल टू 1 करते हैं, इसको n2 ये 1.5, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल 1 कहलाएगा, और जो अंदर जो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको एंगल 2 कर लो। ठीक है, तो इधर आओ। सो n2 कितना है? 1.5, नीचे 1 साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा 1, थीटा 1 क्या है? 54 डिग्री। सो 54 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल r। क्लियर? सो निकाल लो उसको। साइन ऑफ एंगल r is equals to sine 54 degree divided by 1.5. Sine angle r sine inverse sine angle 54 degree divided by 1.5 कितना आ रहा है भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? बता दीजिए। 32.6, so 33. श्योर करो पहले 32.6 है। टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 32.6 है। अब ये बनाने को बोला नहीं है, लेकिन कुछ बोला है इसने, आगे भी कुछ बोला है, सुन लेते हैं। The light from the ray box is unpolarized when reflected by the glass. Some of this light will become polarized. Explain the difference between unpolarized light and polarized. ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों को कंपैरिजन करूंगा। ठीक है, the oscillation of unpolarized light or oscillation of unpolarized light, ठीक है, occurs in all directions। ब्रैकेट में प्लेन्स लिख दीजिए। क्लियर? ज्यादा अच्छा लफ्ज है कि डायरेक्शंस ना लिखें आप, इन ऑल प्लेन्स ही लिखिए। और अच्छा, इन ऑल प्लेन्स सबसे बेहतरीन यही है। ऑल प्लेन्स भी लिख सकते हैं, मल्टीपल प्लेन्स भी लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? नहीं है? देख, अब दूसरी बात क्या लिखोगे? दूसरा अहम, ये तो अनपोलराइज्ड लाइट थी। द पोलराइज्ड लाइट has the bright light has an oscillation in only one plane। एक ही प्लेन में ऑसिलेट करेगा, लेकिन किस प्लेन पे? जिस प्लेन में वो वेव मूव कर रही होगी, which is in the direction of एनर्जी ट्रांसफर कह लो, या which is in the direction of wave motion भी कह सकते हो। क्लियर? और ये तीन बातें हैं, 3 नंबर मिलेंगे। अनपोलराइज के बारे में बोलना, पोलराइज के बारे में बोलना, और ये लिंक करना पोलराइज लाइट की जो डायरेक्शन होगी वो सिर्फ वेव मोशन की डायरेक्शन होगी। क्लियर है? The student uses a polarizing filter to view the light reflected by the glass block. Explain what she would observe as she rotate the filter. अब ये सीन है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो मैंने आपके सामने कर दिया। ठीक है, अब ये फिल्टर ऐसे रखा हुआ है तो लाइट कभी भी पास नहीं करेगी, क्योंकि ये वर्टिकली पोलराइज लाइट आ रही है, तो लाइट इसमें से निकलेगी नहीं। जब तक ये रोटेट करके वर्टिकल नहीं हो जाएगा, लाइट नहीं निकलेगी। द स्टूडेंट यूजिंग, अब जरा पढ़ो, यानी यहाँ पे ये डायग्राम बनाइए, जरा देखो। ये वर्टिकली पोलराइज लाइट है, इसके अंदर से गुजर रही है। ठीक है, अब देखो वो कैसे इसके अंदर से गुजरेगी, इसको देखो।
The student uses the polarizing filter to view a light reflected by the glass block. अच्छा, उसने कह रही है पोलराइजिंग फिल्टर इस्तेमाल किया, ठीक है, to view the reflected, to view the light reflected by the glass block. ये लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो ऑलरेडी पोलराइज है, ऑलरेडी पोलराइज है जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, यानी इस ग्लास ब्लॉक से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके जो आ रहा है वो ऑलरेडी पोलराइज आ रहा है और आगे यहाँ पे फिल्टर लगा दिया उसने, ये है कहानी। तो मैंने इसको यहाँ पे शो किया कि ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके आ रही है और आगे इसने पोलराइजिंग फिल्टर लगाया हुआ है उसको। अब ये इसका ट्रांसमिशन एक्सिस कहलाता है, ये इसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है ये जो इसका ट्रांसमिशन एक्सिस है ये पोलराइज, ये जो इनकमिंग पोलराइज लाइट है, अगर ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है या ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल है, दोनों में एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो लाइट आगे से पास नहीं हो सकेगी। और अगर ये इसको मैं घुमा के ऐसे खड़ा कर दूं, यूं ट्रांसमिशन एक्सिस को अलाइन कर दूं, तो अब ये लाइट इसमें से निकल जाएगी। अगर ये और ये पैरेलल होंगे तो लाइट निकल जाएगी, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो लाइट नहीं निकलेगी। क्लियर है, समझ में आई? सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम कब होगी कि जब ये ट्रांसमिशन एक्सिस इस पोलराइज लाइट के इंसिडेंट लाइट के पैरेलल होगा, और मिनिमम कब होगी जब ये परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? सबसे पहले पहली बात, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरिएबल। क्या लिखोगे? इंटेंसिटी लाइट इज इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या इज वेरिएबल that is varying with orientation of geometrical orientation लिखने ज्यादा अच्छा है, is orientation of transmission axis। क्लियर है? आ रही बात समझ में? So it is maximum when the transmission axis is, ठीक है, is parallel to the plane of polarized light। ठीक है, पोलराइज लाइट है उसकी जब पैरेलल होगा तो ये मैक्सिमम होगी, अदरवाइज इट इज एट 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात? तीन बातें हैं, 3 नंबर। समझ आई नहीं आई बच्चों? इसी पे मलूज लॉ बनता है। Concrete is often used in building construction. After several years, concrete may develop cracks. Ultrasound can be used to find these cracks. A transducer sends the pulses of ultrasound into the pieces of the concrete as shown. ठीक है, और ये पल्सेस भेज रहा है, अंदर जो है वो क्रैक्स मौजूद है, लेकिन क्रैक वो इंटरनल क्रैक है, बाहर अभी तक पहुंचा नहीं है, तो वो वहां जाएगा और जाहिर है देगा। ठीक है, the transducer detects the pulses of ultrasound reflected from the crack. To detect the reflected pulse must not overlap with the pulse emitted by the transducer. So in this piece of the concrete, the speed v of the ultrasound varies with temperature as shown. ठीक है, टेम्परेचर के साथ साथ वेरी कर रही है, और वो कह रहा है कि उसे डिटेक्ट करने के लिए जो जाने वाली पल्स है वो वापस आने वाली पल्स के साथ ओवरलैप ना करे, वरना इंटरफेरेंस होगा। और उसने उसका टेम्परेचर के साथ जो स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड है वो भी उसने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड इंक्रीज हो रही है। A pulse of ultrasound is incident on a crack in this piece of concrete. The crack is a distance of 4 centimeter from the transducer. Okay, so the temperature of the concrete is 23 degrees centigrade. Deduce whether the transducer can detect ultrasound reflected from this crack. Duration of the अल्ट्रासाउंड पल्स इज 200 माइक्रोसेकंड। मतलब समझने से पहले तो सबसे पहले भाई ये समझ लो, एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ से हमने जो है
यानी कि जो 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर दिया हुआ है उस पर जो अल्ट्रासाउंड की स्पीड है वो 4110 हमने निकाल ली है, ठीक है, दैट इज 4110 मीटर पर सेकेंड, ये अल्ट्रासाउंड की स्पीड है। अब वो कहना क्या चाह रहा है, इस चीज को समझो। देखो वो कहना ये चाह रहा है भाई, ये देखो लेट्स सपोज, ठीक है ना, ये शेप है ना, ये हम बना लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं, इसको यहाँ से उठा के यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मामला क्या है, मामला ये कि अल्ट्रासाउंड है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब ये अल्ट्रासाउंड यहाँ से निकलेगी, ठीक है, अल्ट्रासाउंड यहाँ से निकलेगी 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 निकलेगी, क्रैक तक पहुंचेगी, ठीक है। क्रैक तक पहुंचने के बाद जब क्रैक तक पहुंचेगी तो फिर वहां से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगी ट्रांसड्यूसर पे, ठीक है। आ रही बात समझ में, ताकि वो वहां पर क्या हो सके, वो वहां पर मेजरमेंट हो सके उसकी, वो डिटेक्ट हो सके वहां पर, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है वो 200 माइक्रोसेकंड है। अब 200 माइक्रोसेकंड का मतलब क्या है कि ये 200 माइक्रोसेकंड तक ये रिलीज होती रहेगी, जैसे कि एक ट्रेन होती है। मैं कहूं कि ट्रेन जो है मेरी नजरों के सामने से 200 सेकंड तक गुजरती रही, यानी मैं 200 अब ये तो खैर माइक्रो में, मैं सेकंड्स में एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने स्टॉप वॉच ऑन की, जैसी स्टॉप वॉच ऑन की ट्रेन मेरे सामने से गुजरना स्टार्ट हुई। अब जैसी ट्रेन मेरे सामने से गुजरना स्टार्ट हुई तो मैंने टाइम जो है वो नोट करना शुरू कर दिया। जैसी ट्रेन खत्म हुई तो वो मैंने स्टॉप वॉच ऑफ किया, तो वो 200 सेकंड है, यानी 200 सेकंड तक ट्रेन मेरे आगे से गुजरती रही। ऐसे ही ये जो पल्स है वो यहाँ से निकलती रही 200 माइक्रो सेकंड तक। आ रही बात समझ में? अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है जो क्रैक है वो है 4 सेंटीमीटर तक, ठीक हो गई बात। अब हमने क्या करना है, इस 200 माइक्रो सेकंड को अल्ट्रासाउंड की अगर मैं स्पीड पकड़ लूं, उस स्पीड से और इस टाइम को इस्तेमाल करते हुए मैं डिस्टेंस निकालूंगा। वो डिस्टेंस जानते हो मुझे क्या देगा, वो डिस्टेंस देगा कि वो जो अल्ट्रासाउंड की पल्स है वो कितनी दूर तक गई है, यानी लेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक पल्स देगा, ठीक है। यानी अगर ट्रेन मेरे सामने से गुजर रही है, मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, ट्रेन की स्पीड मुझे पता है, जैसे ही ट्रेन का आखिरी बोगी मेरे आगे से गुजरना बंद हुई, मैंने स्टॉप वॉच ऑफ कर दी, उस वो जो टाइम है, अगर उस टाइम को मैं ट्रेन की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं तो लेंथ ऑफ द ट्रेन आ जाएगा। आ रही बात समझ में? इसी तरह अगर इस टाइम को यानी ये 200 को और स्पीड को आपस में यूज करूं तो और डिस्टेंस निकालूं तो मेरे पास अल्ट्रासाउंड की पल्स की लेंथ आ जाएगी, ठीक है, कि वो कितनी लंबी लेंथ है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, मान लो अगर अल्ट्रासाउंड की पल्स, अभी हम आगे सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू आती है जो कि 4 सेंटीमीटर से ज्यादा, मान लो उसकी वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, जो कि इस 4 सेंटीमीटर के क्रैक से ज्यादा है। जो क्रैक यहाँ से दूर है वो है 4 सेंटीमीटर। क्लियर? अब अल्ट्रासाउंड निकली, यहाँ से निकली 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 4 सेंटीमीटर यहाँ पहुंची और फौरन रिफ्लेक्ट बैक करी, ठीक है। तो अभी पीछे से अल्ट्रासाउंड आ रही है और ये रिफ्लेक्ट बैक कर गई और रिफ्लेक्ट कर बैक करके ट्रांसड्यूसर तक पहुंचने की कोशिश करेगी, तो टोटल 8 सेंटीमीटर का फासला तय करेगी, ठीक है। जबकि 8 सेंटीमीटर का फासला तय करेगी और पीछे से अभी भी 2 सेंटीमीटर निकलना बाकी है, ट्रांसड्यूसर से निकलना बाकी है और ये उससे पहले ही पहुंच गई, तो ये इंटरफेयर करेगी, ये डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये आने वाली पल्स के साथ इंटरफेयर कर रही होगी, ये डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। सो अगर आपने अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट करना है तो ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे आगे जाके, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, ये जो लेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक पल्स है यानी अल्ट्रासोनिक पल्स की लंबाई, ये 10 सेंटीमीटर यानी कि ये 4 सेंटीमीटर से कम आनी चाहिए ताकि वो डिटेक्ट हो। यानी फर्ज करो ये आ गई, फॉर एग्जाम्पल ये आ गई 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर आ गई तो इसका मतलब ये है भाई कि ये यहाँ से चली चली चली, जैसे ही ये 2 सेंटीमीटर का फासला पहुंचा, अल्ट्रासाउंड पीछे से रिलीज होना बंद हो गई, ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड पीछे से रिलीज होना क्या हो गई, बंद हो गई। ये है अल्ट्रासाउंड। क्लियर? ये इतनी बड़ी अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। अब ये 2 सेंटीमीटर अंदर से निकल गई, अब ये आगे जाएगी 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 और यहाँ से फिर ये टकरा के, आ रही बात समझ में, फिर यहाँ से ये टकरा के क्या करेगी, वापस आएगी, फिर यहाँ से ये टकरा के वापस आएगी, ठीक है। जब वापस आएगी तो आने वाली कोई पल्स ही नहीं होगी, तो ठीक है, उससे ये इंटरफेयर ही नहीं करेगी, तो ये आराम से ये डिटेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि हमारी जो भी लेंथ ऑफ दी यानी लेंथ ऑफ दी पल्स आनी चाहिए वो इस 4 सेंटीमीटर से कम आनी चाहिए। अगर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा आ गई तो वापस जाते हुए
आने वाली पल्स से टकराएगी, उसके साथ इंटरफेयर करेगी और डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। इज दैट क्लियर? आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए अब कैसे करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा क्या इसका कायदा, क्या इसका रूल है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो विथ लेंथ ऑफ द अल्ट्रासोनिक पल्स निकालते हैं। अल्ट्रासोनिक पल्स, ठीक है, यानी S इज इक्वल टू V इंटू टी। ठीक है भाई, जैसे हम जाने वाली का निकालेंगे क्योंकि टाइम जो है ना हमें ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो आइए इसको करते हैं। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पर हमारे पास स्पीड जो है वो है 4110, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 4110। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से ग्राफ से निकाला था ना, ये देखिए। सो 23 पर ये 22 है, तो 23 कर लेते हैं, इसको एक स्टेप और आगे कर लेते हैं। ठीक है, आप 41, क्योंकि ये बीच में वैल्यू आ रही है ना, तो चलिए आप एक काम करें, 4115 कर लीजिए। क्लियर है, इसको राउंड ऑफ कर लीजिए। ठीक है, इधर ले लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वैल्यू इधर, ठीक है, 22 और 23 के बीच में कहीं आ रही है। क्लियर, तो चलिए वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 4115 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक पल्स कितना दिया हुआ है, 200। ठीक है, आंसर बताइए क्या आएगा। ठीक है, अब ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में जाहिर सी बात है ये जाने और आने का ड्यूरेशन है। ठीक है ना, ये सिर्फ जाने का नहीं है, ये जाने आने का 2 वे, उसको डिवाइड बाई, पूरी वैल्यू को डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। आ रही बात समझ में, पूरी वैल्यू को डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, 2 वे है ना। ठीक है, अब आप जरा चलें बताइए ये क्या वैल्यू आ रही है, सॉल्व करिए। तो ये आएगा 0.411 मीटर। ठीक है, ये वन वे है, वन वे डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा तकरीबन 41.1 सेंटीमीटर। फिर से समझ लीजिएगा, ये 41.1 सेंटीमीटर क्या बता रहा है, ये जो अल्ट्रासोनिक पल्स यहाँ से इसने छोड़ी है ये 41.1 सेंटीमीटर है। अब 41.1 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो क्रैक है ये तो है 4 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब है कि अल्ट्रासोनिक पल्स, इसका मतलब ये है भाई कि अल्ट्रासोनिक पल्स जब यहाँ से निकलेगी निकलेगी निकलेगी, उसकी लेंथ 41.1 सेंटीमीटर है। पहले यहाँ तक 4 सेंटीमीटर कवर करेगी, फिर जब रिफ्लेक्ट होके यहाँ से वापस जा रही होगी, जब यहाँ तक पहुंचेगी 8 सेंटीमीटर कवर कर चुकी होगी। तो अगर मैं 41.1 में से 8 सेंटीमीटर निकाल भी दूं, ठीक है, 41.1 में से, ठीक है, 8 सेंटीमीटर निकाल भी दूं, तो मेरे पास फिर भी ऑलमोस्ट 33.1 सेंटीमीटर बाकी है अभी भी उसकी लंबाई। तो वो लंबाई कहाँ है, वो लेंथ कहाँ है, वो लेंथ अभी पीछे से मजीद निकलनी है, मजीद पीछे से आनी है। तो वो 31.1 और 33.1 सेंटीमीटर जो रिमेनिंग लेंथ है, वो जो अभी निकलनी है, उससे ही वापस आने वाली लेंथ टकराएगी, इंटरफियर करेगी, रिजल्ट सही नहीं देगी। सही है, आ रही बात समझ में, हो सकता है रास्ते में ही जो है वो इंटरफियर करना स्टार्ट कर जाए। क्लियर है, तो इस वजह से ये डिटेक्टेबल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई। Pulses of ultrasound with a higher frequency can be used to find the cracks of shorter length. Explain why a higher frequency is used. By higher frequency, shorter wavelength का मतलब high energy. आ रही बात समझ में, क्लियर है। अब हाई एनर्जी है, सो हाई एनर्जी से दो बातें हैं, एक तो पेनिट्रेट अच्छी होगी, ठीक है, डायफ्रैक्ट कम से कम होगी, ठीक है, जब वेव पास करेगी सॉलिड में से तो डायफ्रैक्शन कम से कम होगी, ठीक है, और तीसरी सबसे अहम बात है कि हाई एनर्जी का मतलब होता है हाई रेजोल्यूशन।
ठीक है, क्लियर है, लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड, ठीक है, हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी हैज हाई एनर्जी, ठीक है, हाई एनर्जी कह लो, ब्रैकेट में लिख दो शॉर्टर वेवलेंथ, क्लियर है, which will diffract least, ठीक है, and better resolution for imaging। ठीक है, नेक्स्ट है द फोटोग्राफ शोज एन इलेक्ट्रिक बाइक, electric bicycle. The battery contains several identical cells connected in series. Each cell has an EMF of 1.5 volt. One cell is removed from the battery and connected in the circuit shown. ठीक है, तो जाहिर है ये भी 1.5 वोल्ट का होगा। When the resistance of the variable resistor is 10 ohms, the reading on the voltmeter is 1.4. Okay. Calculate the internal resistance of the cell. अब ये internal resistance मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये सिनेरियो है जो उन्होंने बनाया नहीं, मैं बना रहा हूँ अपनी तरफ से। सो कह रहा है कि यहाँ पर रीडिंग कितनी 1.4 है, और 1.4 का मतलब है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये कि भाई इन कोनों पे अगर मैं इन कॉर्नर्स पे अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊं तो वोल्ट मीटर जो मुझे रीडिंग देगा यहाँ पर भी मुझे मिलेगा 1.4 वोल्ट। अब जाहिर सी बात है सबसे पहले 1.4 वोल्ट है, तो मैं इस पे इस रेजिस्टेंस से और इस वोल्टेज से 1.4 पे मैं यहाँ से करंट निकाल सकता हूँ। सो टर्मिनल पोटेंशियल 1.4 वोल्ट है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम्स है, करंट इज इक्वल टू VT अपॉन R, 10 1.4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.14 एम्पियर। अभी करंट हो गया, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, सो उसका फॉर्मूला है ईएमएफ में से टर्मिनल पोटेंशियल निकालो, सो आपके पास जो है वो वोल्टेज लॉस बचता है। सो ईएमएफ कितना है 1.5, इसमें से टर्मिनल पोटेंशियल कितना है 1.4 और वोल्टेज लॉस होता है IR के, ठीक है। 0.1 इज इक्वल टू आई कितना है 0.14 इंटू R, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.14 इक्वल टू R, सो 0.1 डिवाइड बाई 0.14 तो ये हो जाएगा 0.714 ओम्स, ठीक है भाई। सिग्निफिकेंट फिगर कितना चल रहा है 2 चल रहा है, 2 में ही आंसर डाल देता है, ठीक है। तो 0.71 ही कर देते हैं इसको, 0.71 ओम्स। क्लियर है भाई, समझ आ रही बात या नहीं आ रही? अब नेक्स्ट आ जाओ, द battery in an electric bicycle gets warm when the battery supplies power to the motor in the bicycle, ठीक है। बैटरी जो है वो गर्म हो रही है when the battery supplies power to the motor in bicycle। मोटर जो है वो बैक ईएमएफ देता है, ठीक है, ये तो उतना तो मुझे पता है। एक्सप्लेन व्हाई द बैटरी गेट्स हॉट व्हेन द बाइसाइकिल इज गोइंग अप अ स्टीप हिल। वो कह रहा है कि बैटरी जो है वो वार्म अप क्यों हो रही है, इसका मतलब है इसका समथिंग, इसका कोई ना कोई रिलेशन जो है वो पावर डिसिपेशन से होगा, ठीक है। अब जैसे ही ये हो सकता है कि जैसे ही वो हिल की तरफ जा रही हो, तो जब हिल की तरफ जाती है तो ज्यादा पावर ड्रॉ करती है, और जब ज्यादा पावर ड्रॉ करेगी तो आपको पता है कि वोल्टेज तो यानी ईएमएफ तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ईएमएफ तो चेंज होगा नहीं किसी सूरत, ठीक है। अगर चलो मान भी जाए कि P इज इक्वल टू VI है, तो V तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जाहिर है उसको करंट ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा करंट ड्रॉ करना पड़ेगा बैटरी से। तो जब ज्यादा करंट एक वक्त में आता है तो एक वक्त में वायर में से अंदर प्लेट्स में से वायर में से जब ज्यादा करंट ड्रॉ होने की वजह से वायर जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, प्लेट्स गर्म होना शुरू हो जाती हैं
और उसकी वजह होती है इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यानी अगर मैं आपको समझाऊं, देखिए समझें, ई माइनस, समझिएगा, ई माइनस टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू, या ई माइनस ऐसे समझिए, ई माइनस वोल्टेज लॉस इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल। समझाता हूं, ईएमएफ कितना था 1.5, ठीक है। जो वोल्टेज लॉस है वो कितना था 1 पॉइंट, वो कितना था, वो था 0.1 का, ठीक है। और जो टर्मिनल पोटेंशियल था वो कितना था 1.4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैं समझाने चाह रहा हूँ, उस चीज को समझना, ठीक है। अब क्योंकि जब वो हिल पे जा रहा है तो उसको पावर ज्यादा चाहिए, एक तो ग्रेविटेशनल, क्योंकि देखो ना जब हिल पे जाएगा तो हिल पे जाते हुए जाहिर सी बात है जो बाईसाइकिल है उसके पीछे डब्ल्यू साइन थीटा का भी तो फैक्टर आ जाएगा ना, वो भी तो उसको पीछे लेके जा रहा होगा ना, तो उसको अपोज करने के लिए भी पावर को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब पावर बढ़ेगी तो इसका मतलब है करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ने से क्या होता है इसको समझना, ये बड़ी अहम बात है। अब तुम एक चीज समझो, ईएमएफ अपनी जगह पर ये तो वही है, ये तो चेंज नहीं होगा किसी सूरत, 1.5 ही रहेगा, जो पैदावार है वो तो वही रहेगी। वोल्टेज लॉस को देखते हैं, ये है आई आर और है टर्मिनल पोटेंशियल बाहर वीटी। मेरी बात सुनना, मैंने क्या किया, और टर्मिनल पोटेंशियल ये है 1.4 है, मैंने क्या किया, ये 0.1 इन दोनों का प्रोडक्ट है, सुनो ध्यान से। अब करंट बढ़ा रहे हैं, सुनो ध्यान से, जब करंट बढ़ाएंगे तो आई आर का प्रोडक्ट जो पहले 0.1 था अब ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो लगाया हुआ है ना यहाँ पे, इस जगह पे जो वोल्टेज लॉस है वो 0.1 वोल्ट का है, ये इंक्रीज हो जाएगा, 0.2, 0.3, 0.4 वोल्ट ये बढ़ जाएगा करंट बढ़ने से, ये बताना चाह रहा हूँ। तो जब ये वैल्यू आपकी बढ़ेगी, अब मान लो कितनी वैल्यू हो गई, सपोज करो 1.5 में से ये वैल्यू 0.1 है ना, इसको इंक्रीज करो, करंट बढ़ने से ये इंक्रीज होगी, मान लो ये 0.4 हो गई, तो अब जो बचेगा वो लेफ्ट ओवर बाहर मिलेगा टर्मिनल पे, 1.5 में से 0.1, अब बचेगा 1.1 वोल्ट, ये है टर्मिनल पोटेंशियल। समझ आई ये बात या नहीं आई, क्लियर है जी, Yes, sir. ठीक है, क्लियर। अब समझ में क्या आया, यानी करंट बढ़ने से क्या हुआ, यहाँ पर वोल्टेज लॉस ज्यादा हो रहा है, और अगर इधर मैं वोल्टेज लॉस से पावर लॉस निकालना चाहूं तो पावर लॉस किसके बराबर होता है जरा ये बताओ, पावर लॉस बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर स्मॉल आर। स्मॉल आर तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हो ये रहा है यहाँ पे पावर लॉस बढ़ गया, ये पावर लॉस है ना, ये वोल्टेज लॉस है, ये वीएल है ना, सो वीएल बढ़ गया तो वीएल का स्क्वायर बढ़ेगा तो पावर लॉस भी बढ़ेगा, पावर लॉस बढ़ेगा तो वो डेसिपेट होगी एनर्जी, हीट की सूरत में वो जो लॉस होती हुई पावर है, लॉस होती हुई हीट है, वो जब छुओगे तो आपके हाथ पे आके लगेगी गर्मी, वही लगेगी, हीट अप वही होगा। डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आई बात, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। सो वो पावर लॉस जो है बेसिकली वो हीट लॉस वाला कॉन्सेप्ट है, हीट लॉस पर यूनिट टाइम, ठीक, ठीक है। एंड द बाइसाइकिल इज गोइंग इज गोइंग अप हिल, ठीक है। जब ये बाइसाइकिल ऊपर जाएगी तो क्या होगा, ठीक है, ज्यादा जो है वो वर्क डन होगा पर यूनिट टाइम, ठीक है, इज इट क्लियर, समझ आई। चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो ये, ठीक है।
ठीक है, मोर पावर का मतलब ज्यादा करंट जो पुल होगा बैटरी से, ठीक है, इट मींस more potential drop across internal resistance means, ठीक है, hence power loss is equals to, so according to ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू, ये वोल्टेज लॉस है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ओके, मोर पावर लॉस या पावर डिसिपेशन विल बी, आ रही बात समझ में? डन है, आगे चलो, नेक्स्ट है ग्रेफाइट वाला, कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये, याद करो, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, क्लिंटन एंड जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, याद करो। The diagram shows the apparatus used to demonstrate the diffraction of an electron beam in a school laboratory. इलेक्ट्रॉन बीम आगे जाएगा ग्रेफाइट से जो है वो पास होगा और आगे जो उसकी इमेज बनाएगा सर्कुलर रिंग्स की सूरत में। A beam of electron is excited by high potential difference towards a piece of graphite. The graphite diffracts the electron beam, producing a diffraction pattern on the screen. State what is meant by diffraction. होता है diffraction whenever the wave passes through a narrow aperture, ठीक है, it spreads और चेंज इट्स ज्योमेट्रिकल शैडो, या तो स्प्रेड होगी या ज्योमेट्रिकल शैडो चेंज करेगी। क्लियर, दोनों वर्ड सही हैं, कुछ भी लिख दो। सो क्या लिखेंगे भाई, हाँ भाई क्या होगा, ठीक है, और बोलो। An electron is accelerated through a potential difference of 4.9 kilovolt potential difference. Show that the de Broglie wavelength of electron is about, ये प्रूफ करना है। सो इलेक्ट्रॉन पे जो वर्क डन होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, उसको चेंज करेगा। सो वर्क डन होगा Q इंटू डेल्टा V, और ये जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने फाइनल हाफ m v स्क्वायर, बल्कि डायरेक्ट फॉर्मूला ही रखते हैं हम p स्क्वायर अपॉन 2m वाला, और मोमेंटम जो है वो बराबर होगा, ठीक है, डी ब्रॉय वेवलेंथ वाला। सो Q इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m और लैम्डा स्क्वायर, ठीक है भाई। सो लैम्डा की, तो लैम्डा को रखें इधर, सो h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m q डेल्टा V, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू h डिवाइडेड बाई 2m q डेल्टा V, ठीक है भाई। चले भाई जल्दी से ये निकालें और बताएं क्या वैल्यू आ रही है। 6.63 10 power negative 34 जूल सेकंड। So 2 into mass of electron 9.11 into 10 to the power negative 31
charge of electron 1.6 into 10 power negative 19, potential difference 4900. चलो भाई क्या आया? 1.754 into 10 to the power negative 11 मीटर। ठीक है भाई, तो ये 1.7 है तो 1.8 into 10 to the power negative 11 मीटर आएगा। ठीक है, 2SF में। क्लियर है? समझ आई? Yes, sir. Next one suggests that the beam of electron would produce a diffraction pattern if the diffraction grating is 5000 lines per centimeter was used. ये 1/d की वैल्यू होती है, पहले भी बताया, 5000 lines per centimeter. Deduce whether a second order maximum would be clearly visible on the screen. The screen is placed about a meter away from the grating. अच्छा भाई, वेवलेंथ इतना है, रिड्यूस करो कि सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा क्लियरली विजिबल है कि नहीं, उस पर बनेगा भी नहीं बनेगा, यानी एन की वैल्यू 2 प्रूफ करनी है। ठीक है, ये प्रूफ करनी है क्लियरली विजिबल है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं जो प्रूफ करूंगा वो एन की वैल्यू से प्रूफ करूंगा, मुझे ज्यादा बेहतर यही लग रहा है। 2 रखकर नहीं, मसला ये कि अगर स्क्रीन ये होती ना सर्कुलर होती तो हम बता देते कि मैक्सिमम ऑर्डर यहां से लेकर यहां तक कितने बनेंगे। एक काम करके देखते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर चेक करते हैं कितना है। पहले डी की वैल्यू निकालते हैं, तो 1/d है, तो यहां से डी निकालेंगे तो 1/1 सेंटीमीटर अपॉन 5000 लाइन्स आ जाएगा। अगर डी की वैल्यू 10 की पावर नेगेटिव 2 मीटर, ये आ रही है, चेक करो। जी बच्चों, डी की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है। अच्छा, सबसे पहले मैं मैक्सिमम ऑर्डर चेक करता हूं। चेक फॉर मैक्सिमम ऑर्डर। इस मैक्सिमम ऑर्डर कितना बनेगा? सो डी कितना है? जी कितनी वैल्यू आ रही है? अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा ऑर्डर, तौबा तौबा, नहीं होगा विजिबल भाई, विजिबल ही नहीं होगा। हमने नया मेथड निकाला है, हम निकाल रहे हैं जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो आ रहा है 1111 3 3 6 4 5 6 111, यानी मैक्सिमम ऑर्डर जो आ रहा है वो आ रहा है 111111। अस्तगफिरुल्लाह, 1,11,111। इतनी सी स्क्रीन पर इतने सारे ऑर्डर बन रहे हैं, वो भी सिर्फ यहां से n इज इक्वल टू 0 से यहां तक, इतनी सी जगह में इतनी सारी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं। अल्लाह, आप, और ये इतनी क्लोज होंगी, इतनी क्लोज होंगी, इतनी क्लोज होंगी कि नजर भी नहीं आएंगी आपको ठीक से। समझ आ रही है बात? पॉइंट समझ आई? सो चूंकि एज एज एन मैक्स इज very large, so the fringes are much
closer on the screen, so it cannot be clearly visible. समझ आई बात? आप वहां की स्कीम देखो, हो सकता है वहां पे एंगल से निकाला हुआ हो, वो भी ठीक है। तो बहुत कम एंगल होगा तो क्लोजर होंगे, सही है। हमने मैक्सिमम ऑर्डर चेक कर लिया ना, समझ आई? क्वेश्चन नंबर 16, a student connected the circuit shown. The battery has an EMF of 6.00 volt and negligible internal resistance. ठीक है, state what is meant by an EMF of 6.00 volt. ठीक है, अब वो कह रहा है कि EMF बताओ 6.00 वोल्ट, तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी या क्या मतलब होगा 6.00 वोल्ट का? मतलब ये होगा कि यहाँ से बेसिकली हर कूलम चार्ज को 6 जूल की एनर्जी लोड करके भेजा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हर कूलम चार्ज को 6 जूल की एनर्जी लोड करके भेजा जा रहा है, यानी इसको 6 जूल की एनर्जी मिल रही है हर कूलम चार्ज को सोर्स की तरफ से। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? आओ इसको लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे भाई कि 6 जूल of energy is transferred ठीक है to each coulomb of charge by the source। सोर्स क्या है? बेसिकली सोर्स बैटरी है। क्लियर है? The reading on the voltmeter is 1.64 volt. Show that the reading on the ammeter is about 20 milliampere. तो वो कह रहा है कि यहाँ पे रीडिंग 1.64 वोल्ट है। तो कह रहा है रीडिंग बताओ किस पर? इस पर बताओ कि ये 20 मिली एम्पेयर है। ठीक है, वन सिग्निफिकेंट फिगर में 20 मिली एम्पेयर है। अच्छा जी, कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर अगर 1.64 वोल्ट है तो ऊपर जो दी हुई है वो दी हुई है 6.00 वोल्ट। तो अगर बैटरी ने जो 6.00 वोल्ट दिया हुआ है उसमें से अगर ये 1.64 वोल्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो बचेगा वो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इस फिक्स रजिस्टर पर होगा 2 ओम की 200 ओम वाली वैल्यू पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे वोल्टेज निकाल लेते हैं और उसके बाद वोल्टेज निकालने के बाद इसको हम डिवाइड कर देंगे इसकी रेजिस्टेंस से, तुम्हारे पास करंट आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, सवाल ये कि हम डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे? यानी यहाँ पर ये वोल्टेज है, इसको इसके करंट से डिवाइड कर दें, मतलब यहाँ पे V अपॉन R कर लें तो यहाँ पर हमारे पास करंट आएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि वो करंट वो आएगा जो इस वाली ब्रांच में, तो जाहिर है कुछ करंट वहां भी डिवाइड हो रहा होगा, ऊपर भी जा रहा होगा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए हम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ के बजाय इधर पहले वोल्टेज निकाल लें और उस पर फिर हम करंट पता कर रहे हैं, तो वो वही करंट होगा जो सीरीज में जा रहा हो, जो पीछे से आ रहा होगा, जो एमीटर से गुजर रहा होगा। इज दैट क्लियर? सो ये काम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? 6 माइनस 1.64 करेंगे। तो देखिए, तो V वोल्टेज एट 200 ohm is equals to 6.00 minus 1.64 equals to 4.34 वोल्ट आएगा, तो 36 वोल्ट आएगा। क्लियर है? अब आपने करंट निकालना है, सो करंट इज इक्वल टू V अपॉन R। सो ये हो जाएगा 4.36 अपॉन 200। सो अब आप देखिए आपकी क्या वैल्यू आती है। आए इसको करते हैं। देखिए 4.36 डिवाइडेड बाई 200, तो ये आपका आएगा 0.0218 एम्पेयर। आप इसको कन्वर्ट करिए मिली एम्प्स में तो ये हो जाएगा 21.8 मिली एम्पेयर, और अगर राउंड ऑफ करें वन सिग्निफिकेंट फिगर में तो ये हो जाएगा 20 मिली एम्पेयर वन सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। क्लियर है? जो कि उसने कहा ये करने के लिए 20 मिली एम्प्स हो गया। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस निकालिए, तो चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए, तो आप रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर एक्स निकालें, तो एक्स कहाँ है? ठीक है, ये वाली एक्स की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते ताकि आप लोग के सामने जो है ना वो सर्किट मौजूद हो, ताकि आप लोग को नजर आए कि हम कर क्या रहे हैं। सो ये है रजिस्टर। ठीक है, और ऊपर क्या वैल्यू है? यहाँ पर एक्स है, 100 है, 200 है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे एक्स है। ठीक है, ये एक्स है
ठीक है, ये 200 है, बल्कि नहीं, ये x है, ये 100 है, और ये वैल्यू आपकी 200 है। क्लियर है? सो कह रहा है कि जनाब आप x की, ये x की रेजिस्टेंस निकाली। तो x की रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई? उसकी रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। इसकी रेजिस्टेंस निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आसान है, ठीक है, और वो तरीका ये कि भाई इस पे रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको, यानी कि अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस निकालूं तो इसके लिए मुझे वोल्टेज और करंट चाहिए। तो वोल्टेज तो मुझे पता है 1.64 वोल्ट था, इधर रीडिंग थी, तो इधर भी 1.64 वोल्ट हो जाएगा। अब करंट कैसे निकालेंगे? तो देखिए, करंट निकालने का क्या तरीका है? करंट निकालने का तरीका ये है कि देखिए, यहाँ से जो करंट आ रहा था ये वही करंट है जो इस सर्किट से गुजर रहा था। ठीक है, ये जो इस सर्किट से गुजर रहा था ये वही है, 21.8 मिली एम्पियर का करंट था। तो जाहिर सी बात है इधर तक जो आ रहा होगा वो 21.8 मिली एम्पियर का ही करंट होगा। ठीक है, जो इस वायर से, बैटरी से निकल के आ रहा होगा वो 21.8 मिली एम्पियर का ही करंट होगा। अब ये है कि कुछ करंट यहाँ से, अब देखो वोल्ट मीटर में तो करंट जाएगा नहीं, कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी मानी जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है, तो करंट यहाँ तो जाएगा नहीं। तो जो करंट भी जाएगा वो करंट इस नोड से, जंक्शन से, वो राइट पे नीचे की तरफ जाएगा, कुछ करंट जो बचेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो मुझे ऊपर का करंट भी नहीं पता, ऊपर की रेजिस्टेंस भी नहीं पता, लेकिन मैं नीचे का करंट निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं नीचे का करंट निकाल लूँ तो मैं कामयाब हो जाऊंगा क्या निकालने के लिए? ऊपर का जो है वो ऊपर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं कामयाब हो सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो आओ सबसे पहले काम करते हैं, नीचे का करंट निकालते हैं। ठीक है, और जो करंट होगा उस करंट को 21.8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बचेगा वो करंट ऊपर की तरफ जाएगा। जो करंट आपका ऊपर की तरफ जाएगा उस करंट से, वोल्टेज से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? आओ करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम करंट निकालेंगे वो जो नीचे वाली ब्रांच पे 100 ओम वाले में जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, करंट करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू, अभी करंट कैसे निकलेगा? सो देखो भाई, ये आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर होगा। वी तुम्हारे पास कितना है? 1.64, आर कितना है? 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.4 मिली एम्पेयर का आपका करंट हो जाएगा। तो 16.4 मिली एम्पेयर का करंट होगा जो पास करेगा यहाँ से, यानी 21.8 में से यहाँ से जो करंट पास करेगा वो करेगा 16.4 मिली एम्पेयर का करंट जो है वो यहाँ जाके यहाँ पास करेगा, जो बचेगा वो ऊपर चला जाएगा। सो 21.8 में से 16.4 निकालें तो करंट थ्रू एक्स होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। ठीक है, करंट थ्रू इज इक्वल्स टू, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 21.8 माइनस का 16.4, 16.4। ठीक है, आओ जरा करते हैं इसको। देखो 21.8 माइनस का 16.4, तो ये हो जाएगा 5.4 मिली एम्पेयर का करंट है। ठीक है, अब आपके पास करंट भी आ गया उस पर, तो अब आपके पास करंट भी आ गया है, तो आप ये सारी वैल्यूज यहाँ से कट करो और उसको उठा के यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, अब आपने क्या करना है भाई? अब आपने रेजिस्टेंस निकालनी है। अब आपने किसकी रेजिस्टेंस निकालनी है? अब आपने एक्स की रेजिस्टेंस निकालनी है। तो आर एक्स निकालो। सो डिवाइडेड बाई 5.4 इंटू 10⁻³ होगी। तो चलें 1.64, ठीक है, 1.64 डिवाइडेड बाई 5.4 एक्सपोनेंट -3, तो ये आती है वैल्यू 303.7। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब इसका अगर हम राउंड ऑफ करेंगे वन सिग्निफिकेंट फिगर में कर सकते हैं, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर में ये वैल्यू आएगी 300 ओम्स। ठीक है, 1 SF में। क्लियर? 1 SF में ये वैल्यू आ रही है, वैसे 303.7 वैल्यू। क्लियर है? डिटरमाइन द पावर डिसिपेटेड इन द 100 ओम रेजिस्टर। 100 ओम रेजिस्टर किधर लगा हुआ है? ये लगा हुआ 100 ओम रेजिस्टर, इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है। तो आपकी मर्जी है, वोल्टेज आपके पास है
रेजिस्टेंस मौजूद है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। आप वी आई भी लगा सकते हो क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों मौजूद है, ठीक है। आप जो है आई स्क्वायर आर भी लगा सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर है कि ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, इसी से कर लो, ठीक है, ताकि एरर के चांसेस कम से कम हो। सो 1.64 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। आओ सो ये हम करेंगे, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, सो 1.64 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, क्लियर है। सो आओ ये करते हैं, 1.64 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, सो ये हो जाएगा 0.0269 यानी 0.027 हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। सो ये जो वैल्यू आपकी आएगी, ये आएगी, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, अच्छा ये वॉट में आएगी, क्लियर है। सो इसको हम क्या कोड करेंगे, इसको हम कोड करेंगे 2 पॉइंट राउंड ऑफ कर लो 2.7 इंटू 10 पावर नेगेटिव, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर 3 चल रहा है, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, तो राउंड ऑफ करने के बाद 2.70 इंटू 10 पावर नेगेटिव 3 वॉट, क्लियर है, नेगेटिव 2 वॉट, सॉरी नेगेटिव 2 वॉट, क्लियर। सो 2.70 इंटू 10 पावर नेगेटिव 2 वॉट में राउंड ऑफ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन मेक्स द फॉलोइंग प्रेडिक्शन, इफ आई स्विच द पोजीशन ऑफ 100 ohms resistor and the 200 ohm resistor then the reading on the voltmeter will increase, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर इन दोनों की, यानी ये रेजिस्टर, ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर, इन दोनों की पोजीशंस आपस में एक्सचेंज कर ली जाएं तो वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो डिस्कस करें कि यार ये बात सही है कि नहीं है। कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा पेपर के अंदर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम अपनी कैलकुलेशन अलग से कर सकते हैं। अगर हमें मुश्किल हो रही है तो हम अपनी कैलकुलेशन साइड में कहीं कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पेज पे आप देख लीजिए, जहाँ पे डाटा मौजूद है उससे पहले ब्लैंक पेजेस है, वहां पर भी आप चाहें तो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस बात को हम यहाँ समझते हैं कि क्या वोल्ट मीटर की रीडिंग, क्योंकि उसने कहा है, ठीक है, डिस्कस द स्टूडेंट्स प्रेडिक्शन, यू डू नॉट नीड टू इंक्लूड कैलकुलेशन इन योर आंसर, हमने कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। आइए, मतलब कैलकुलेशन शो नहीं करवानी इनको, साइड में मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करनी है। सो देखिए ये आपका जो है वो मौजूद है। अच्छा अब वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि भाई साहब, ठीक है, कुछ नहीं करें, सिर्फ इन दोनों रजिस्टर्स को इन आपस में एक्सचेंज कर लें, इसको उठाकर यहाँ रख दें और इसको उठाकर आप यहाँ रख दें, ठीक है। सिर्फ ये कह रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं कह रहा वो। आ रही बात समझ में। और वो कह रहा है कि जैसे ही उसने इन दोनों की पोजीशंस आपस में एक्सचेंज की, तो पोजीशन एक्सचेंज करने की बात ये हुआ कि जो वोल्ट मीटर की रीडिंग थी वो इंक्रीज हो गई। अब ये बताएं कैसे, आए जरा देखते हैं कि वो सही कह भी रहा है कि नहीं कह रहा। सो देखिए जिस वक्त ये हुआ था, अच्छा इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूं आर ए का, इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूं आर ए, और इसकी रेजिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूं आर आर बी, ठीक है। और यही दो नाम आगे उधर भी कंटिन्यू होंगे, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब ये समझ लो, अच्छा क्वेश्चन हमने करना कैसे है कि हमने इन दोनों के रेशियोज निकालने हैं, आर ए और आर बी के। इन रेशियो से हमें चेक करना है, क्योंकि जो आर ए और आर बी का रेशियो होगा वही इन दोनों के वोल्टेजेस का भी रेशियो होगा, वी ए अपॉन वी बी का। इससे हम चेक करेंगे कि वोल्टेज पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है। अब उसने ये 200 को उठाकर इधर कर दिया जो आगे किया, और 100 को इधर कर दिया, तो पहले का फर्क देख लो, बाद का फर्क देख लो, खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। आओ जरा देखते हैं। देखो सबसे पहले ये दोनों रेजिस्टर लगे हुए हैं, इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस को आर ए का नाम दिया है, इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस को आर ए का नाम दिया, क्लियर है। अब ये 300 है और ये 100 है, अब कंबाइंड रेजिस्टेंस आर ए कैसे निकालोगे, तो आर ए निकालने का लंबा मेथड तो ये कि 300 इंटू 100 करो डिवाइडेड बाई 300 प्लस 100 करो, तो ये 75 आता है। ये लंबा मेथड है। शॉर्टकट ये है कि ये 100 का 300 मल्टीप्लाई बाई 3 है, 3 का फैक्टर है, तो ये जो बड़ा वाला है 300, इस 300 को अगर ये 3 का फैक्टर है तो इसमें 1 ऐड करो, 4 कर दो, तो 4 से डिवाइड करो तो ये 75 आएगा।
तो इन दोनों की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस बनेगी वो 75 बनेगी। शॉर्टकट्स हैं, मेरे लेक्चर देख लीजिए, सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। तो 75 आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है? यानी ये 75 है, ठीक। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो इसका जो रेशियो बनेगा वो 75 RA। RA क्या है? इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस RA है, ठीक है। 75 डिवाइड बाई 200 करो तो ये वैल्यू आती है 0.375, ठीक है। तो यानी जो वोल्टेजेस के रेशियो हैं वो भी 0.375 होगा। क्लियर? अब जरा इस पे आओ। अब जब इस पे आओगे तो ये 100 आ गया 200 की जगह, मतलब ये 200 आ गया 100 की जगह और 100 उधर चला गया। अब इन दोनों की जगह आपस में चेंज हो गई। अब क्या हुआ कि ये 200 है और वो 300, दोबारा इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालो। अब वही लंबा मेथड अगर आप निकालोगे तो वो 300 इंटू 200 अपॉन 300 प्लस 200 करोगे तो आपकी वैल्यू 120 ओम्स आएगी, जो कि बड़ा मेथड है, लंबा मेथड है। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये कि भाई ये 200 को से 300 पे जाना है तो ये 1.5 का फैक्टर है। यानी 200 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो 300 आएगा। तो अब 1.5 में 1 ऐड करो तो वो होता है 2.5। सो इस बड़ी वैल्यू को 300 को जब मैं 2.5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 120 ओम्स। ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा 120 ओम्स। वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना, ठीक है, अदरवाइज मेरे लेक्चर कंसल्ट कर लेना। सो इन दोनों का कंबाइन आ गया 120 ओम्स। और ये RB जो है वो कितना है? वो है 100, ठीक है। सो 120 अपॉन 100, अब की बार रेशियो आ रहा है 1.2। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ भाई, ठीक है, मतलब ये हुआ कि भाई ये जो रेशियो है ना इनका, यानी इसको यूं समझो, इसको भी समझो कि अगर इस पे यानी पुराने वाले केस में अगर बी पे वोल्टेज 1 था, इस पे अगर 1 वोल्ट था फॉर एग्जांपल, तो इस पे 0.375 वोल्ट था। और नए वाले केस के अंदर अगर इस पे 1 वोल्ट है तो इधर 1.2 वोल्ट है। ये रेशियो ये बता रहा है। इसका मतलब कि आपने जैसे ही इस 200 को उठाकर इधर ले गए, 100 को इधर ले आए, तो इनके एक्सचेंज करने से हुआ ये कि इस जगह पर जो वोल्टेज था वो वोल्टेज इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है रेशियो चेंज हो गया, रेशियो चेंज हो गया तो वोल्टेज भी इंक्रीज हो गया। आइए अब इसको लिखते हैं, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे? आइए लिखते हैं इसको, ठीक है। हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ इसको बगैर कैलकुलेशन के लिखना है। और ये कैलकुलेशन हमने अपनी आसानी के लिए की है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आइए जरा इसको देखते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही आपने एक्सचेंज किया, जैसे ही आपने इसको इसकी जगह इसको इसकी जगह ले आए, तो इन दोनों की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस थी वो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, ठीक है। पहले ये 75 थी, अब ये 120 हो गई। कंबाइंड रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन की इंक्रीज हो गई। उसके बाद जाहिर है रेशियो भी इंक्रीज हो गया। क्लियर है? तो अब इधर ये लिखते हैं, आइए लिखते हैं। The resistance of the parallel combination ठीक है will be increased, ठीक है। So the share कह लें या रेशियो कह लें, इट्स अप टू यू, कुछ भी कह लें। So the ratio of parallel combination resistance to other resistance will also be increased. So therefore for the therefore their voltage ratios
will be increased as well, which causes the greater value at, या greater value कह लो, greater reading कह लो, at voltmeter. क्लियर है? समझ आ गई बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. A vibrating tuning fork is placed near to the open end of a tube that is close to the other end. क्लियर है? वो कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस. स्टेशनरी वेव कैसे प्रोड्यूस हो रही है वो हमें बताना है. ऑब्वियसली ये मतलब बच्चों वाली बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, वेव बन रही होगी. ठीक है, ये उसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा. अभी जाहिर सी बात है ये नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज भी हो सकते हैं. ठीक है, तो उसने सिर्फ ये कहा है कि यहाँ पर वेव इसके अंदर जो है वो स्टेशनरी वेव बन रही है. वो कैसे बन रही है वो बताना है. तो देखो उसमें होता है कि एक वेव आती है, सबसे पहले तो ट्यूनिंग फोर्क है, साउंड वेव प्रोड्यूस होगी इसकी वाइब्रेशन से. उसके बाद यहाँ पर वेव आएगी, अंदर टकराएगी, टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी और दोनों वेव एक दूसरे के साथ जो है वो मिलेंगी, सुपरपोजिशन होगी, इंटरफेरेंस होगा और इसके नतीजे में स्टैंडिंग वेव्स बनेगी. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा, तो सुपरपोजिशन या इस इंटरफेरेंस के नतीजे में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होगी. अच्छा, अब जो स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होगी उसमें एक बात का ख्याल रखना, नोट्स कहाँ बनेंगे ये बताना है. नोट्स वहां बनेंगे जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा और एंटी नोट कहाँ बनेंगे जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो इस तरह से 6 नंबर हम लोगों ने लेना है. तो आए मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले मार्क 1 के लिए बात कर लेते हैं. ठीक है, सो मार्क 1 के लिए कि द वाइब्रेटिंग tuning fork ठीक है. अब एक लास्ट पॉइंट बचेगा. ये देखें हमने सारी बातें बता दी. 1 मार्क इसका हो गया, 1 मार्क इसका हो गया, रिफ्लेक्शन का हो गया, फिर उसका इंटरफेरेंस का हो गया. ठीक है, और फेज डिफरेंस बताने पे 1 मार्क. तो ये 1 2 3 एंड 4 मार्क हो गए. अच्छा, इसमें एक चीज और है, हमें ये भी बताना है कि एंटी नोट कहाँ बन रहा है या नोट कहाँ बन रहा है. ठीक है, तो वो बता दें कि एट ओपन एंड. क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. When the length of the tube was 20.4 centimeter, the simplest possible stationary wave was formed inside the tube. Calculate the frequency. ठीक है, और ये उसकी स्पीड है और ये लेंथ ऑफ द ट्यूब. अब सिंपलेस्ट पॉसिबल स्टेशनरी वेव क्या हो सकती है भाई? वो यही हो सकती है, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट नहीं बन सकती है. सो अगर ये वाली बात है और इसकी जो लेंथ है वो उसने बताई कि वो लाइन जो है वो कितनी दी हुई है, वो लेंथ इन्होंने दी हुई है 20.4 सेंटीमीटर. तो अगर ये लेंथ 20.4 है, सो ये जो वेव लेंथ हो गई वो लैम्डा बाई 4 होगी. क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर नोड बन रहा है, यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है ऑब्वियसली. तो एंटी नोड और नोड के दरमियान जो फासला होता है वो लैम्डा बाई 4 का होता है. लैम्डा बाई 4 20.4 है. सो यू हैव लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 20.4. सो लैम्डा की वैल्यू 20.4 इंटू 4. सो लैम्डा की वैल्यू ये हो गई 81.6 सेंटीमीटर. क्लियर है? सो ये हो जाएगी 81.6 सेंटीमीटर. इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कराएंगे. तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा. सो v कितना है? 340 डिवाइडेड बाय लैम्डा 0.816 मीटर. ठीक है, सॉल्व वैल्यू आती है, आंसर की वैल्यू वो 416.66 आती है. तो ये 417 हर्ट्ज हो जाएगी. क्लियर? ये 3SF में राउंड ऑफ कर रहा है क्योंकि जाहिर है ये भी 3SF में, इस वजह से. The actual frequency of the sound produced by the tube is slightly less than the calculated value. Suggest why? उसका रीजन ये है कि भाई एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नोड आ रहा है तो यहाँ पे एंटी नोड है. एंटी नोड थोड़ा बाहर की तरफ आ सकता है. तो एंटी नोड अगर बाहर की तरफ आएगा तो ऑब्वियसली लैम्डा बाई 4 की वैल्यू बढ़ जाएगी. अगर ये वेवलेंथ
यानी λ/4 बढ़ेगा तो जाहिर है लैम्डा की वैल्यू भी बढ़ ही जाएगी। क्लियर है? तो वो भी 81.6 सेंटीमीटर से ज्यादा ही हो जाएगी। तो आप इसको लिखते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे लिखते हैं कि द एंटी नोड ठीक है, इसे इस फिनोमेना को कहते हैं एंड करेक्शन। वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर यूनिट 2 के सिलेबस में आपके नहीं है। तो एंड करेक्शन कहते हैं, आप उसको गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे हम फिर इसकी करेक्शन करते हैं किस तरीके से, अगर एंटी नोड अगर जो है वो बाहर की तरफ हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 सम टाइप्स of glue can be hardened by exposure to ultraviolet light. One type of UV lamp contains mercury atom in an evacuated glass tube. When a large potential difference is applied between the two electrodes in a tube, electrons move between the two electrodes. These electrons collide with the mercury atom in the tube. These mercury atoms then emit photon. ठीक है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब टकराया उस मरकरी एटम के साथ तो उससे फोटोन क्यों रिलीज हुआ। देखो, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो टकराता है, बाहर के इलेक्ट्रॉन से आके टकराते हैं अंदर के इलेक्ट्रॉन से, वो यही तो कह रहा है कि when a potential difference is applied between the two electrodes in a tube, electrons move between the two electrodes. यानी हुआ क्या कि भाई ये एक evacuated ट्यूब है, ठीक है, उसमें ये एक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकले और हिट कर रहे हैं इस तरह से जाके आगे, ऐसे हिट कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब जब ये आगे जाके हिट कर रहे हैं और यहाँ पर बीच में मरकरी के एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, मरकरी के एटम्स, अब ये इधर हैं कि नहीं है, खैर। सो अब कह रहे हैं कि these electrons collide with the mercury atoms in the tube, तो यहाँ पे बीच में मरकरी के एटम्स हैं। अब ये मरकरी के एटम्स कैसे होंगे भाई, उनके इस तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे उनके शेल के अंदर। अब ये बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराएगा, ठीक है, तो दो तीन कहानियां हो सकती है। एक तो ये कि उसको नॉकआउट कर दे, ठीक है, उसको नॉकआउट करके बिल्कुल बाहर ही निकाल दे। जब बाहर निकालेगा तो ऊपर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, तो जब ऊपर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो उस दौरान फोटोन रिलीज होगा, ठीक है। ये हो सकता है यूवी रे का फोटोन, एक तो ये कहानी हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एक तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इसको हिट करे और हिट करके इसे नॉकआउट नहीं कर सके और उसको इतनी एनर्जी दे कि वो अपनी ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, ठीक है ना, किसी नए शेल के अंदर नई एनर्जी स्टेट में चला जाए। तो जब वो वहां से वापस आ रहा होगा तो आते हुए फिर ये फोटोन रिलीज करे, ठीक है। तो ये दो कहानियां हो सकती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों सूरतों में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाकर या इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में है वो नीचे आके ट्रांजिशन करे और ट्रांजिशन करते हुए वो फोटोन रिलीज करे। दोनों सूरतों में ये बातें कॉमन है। क्लियर है? आए लिखते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन मरकरी एटम एमिट्स फोटोन, उसका मैंने आपको जवाब दिया। आइए देखिए, सो अब क्या लिखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन्स ठीक है मूव टू हायर एनर्जी लेवल। अच्छा, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मरकरी एटम, atoms move to a higher energy level on colliding with incident electrons, ठीक है। तो मूव करेंगे कहां पे? हाई एनर्जी लेवल पे। देन दे फॉल बैक टू लोअर एनर्जी लेवल by emitting a UV photon. So वो UV फोटोन जो है वो emit कर रहे होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस का फोटोन emit करते हैं। A technician is replacing the screen on a mobile phone. He spreads a layer of glue over the phone surface and attaches the glass screen.
The glue is then hardened when exposed to the UV rays. The equipment used, the screen dimensions are shown in the following diagram. साइड व्यू दिया हुआ है. साइड व्यू में क्या है कि भाई यहाँ से यूवी रेस पड़ रही है और नीचे मोबाइल फोन रखा हुआ है. टॉप व्यू क्या, मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है उस पर जो भी उन्होंने कवर लगाया हुआ है, ठीक है, और मोबाइल फोन की सरफेस पे जो स्क्रीन है उसको जो वो रिप्लेस कर रहा है वो स्क्रीन को हार्डन कर रहा है. The intensity of the UV light is received is 50 milliwatt per centimeter square. ये इंटेंसिटी है. और द glue takes 25 सेकंड, ये उसका टाइम है टू हार्डन, यानी 25 सेकंड लगा रहा है हार्ड होने में. Show that the total energy incident on the glass screen during this time is 130 joule. Obviously ये भी estimate करेगा वो. So आपको पता है सबसे पहले intensity is equals to power per unit area, और power आपको पता है कि डेल्टा E अपॉन टाइम होता है, ठीक है, तो उसको हम लिख देते हैं. निकालनी एनर्जी है तो सबसे पहले I इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन एरिया इनटू टाइम, और यहाँ से अगर मैं डेल्टा E को एक तरफ कर दूं तो ये I A और T हो जाएगा. क्लियर है? और इसको करते हैं तो ये डेल्टा E की जो भी वैल्यू है हमारे पास वो इक्वल टू क्या हो जाएगा. इंटेंसिटी कितनी थी हमारे पास, इंटेंसिटी थी 50. अच्छा उससे पहले एक काम और कर लेते हैं. so, I अपनी जगह, अब एरिया की जगह लेंथ इनटू ब्रेथ कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन का एरिया यही है, ठीक है, 7.15 14.7 मल्टीप्लाई बाई टाइम. अब सारी वैल्यूज रखते हैं. सो इंटेंसिटी कितनी है 50. अच्छा 50 के साथ क्या यूनिट है 50 मिली वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो मिली के लिए 10 की पावर -3 रखते हैं, और फिर आगे हो गया, आगे जो यूनिट है वो है वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं एज इट इज लिख रहा हूँ. अब लेंथ इनटू ब्रेथ कितनी है, लेंथ इनटू ब्रेथ है 7.15 14.7 14.7 इंटू 7.15, और इधर भी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. और टाइम कितना है वो है 25, टाइम है 25, और ये यहाँ पे मैंने कर दिया सेकंड, ठीक है, 25 सेकंड. क्लियर है? ये होप सब हो गया. अब उसके बाद यही नीचे उतारा, अब कैंसिलेशन कर लेते हैं. सेकंड से सेकंड तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं, इससे ये कैंसिल, और ये वॉट सेकंड, और ये वॉट सेकंड जो है ये जूल बना देगा. ठीक है, आप देख लें कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो ये उधर जाएगा तो पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा. तो ये अगर मैं वर्क डन का यूनिट देखूं तो ये जूल्स है, तो ये वॉट इनटू सेकंड, सो वॉट इनटू सेकंड जूल्स बनाएगा. क्लियर है? आ रही बात समझ में? सो आगे चलते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 131.3, और इसका यूनिट होगा जूल्स में. तो राउंड ऑफ करेंगे इसको तो ये बनेगा 130 जूल्स. ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर 1. क्लियर है? आइए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द ग्लास स्क्रीन इन दिस टाइम. सो भाई ये टोटल नंबर ऑफ एनर्जी है, टोटल एनर्जी है 130 जूल की, जो 25 सेकंड तक जो है मोबाइल फोन को जो पड़ी है यूवी रेस की एनर्जी, ये टोटल एनर्जी 130 जूल की है. अब हमें ये पता करना है, ठीक है, कि नंबर ऑफ फोटॉन कितने उस पर पड़े हैं. तो उसके लिए हमें एक फोटॉन की एनर्जी चाहिए होगी. अब एक फोटॉन की एनर्जी कैसे निकालेंगे, उसके लिए प्लैंक्स बाई है. प्लैंक्स बाई का फॉर्मूला E इज इक्वल टू HF, ठीक है, फॉर सिंगल फोटॉन, सिंगल फोटॉन. क्लियर? सो ये HF है, H इंटू सी अपॉन वेवलेंथ हो जाएगा. H होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10⁻8, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई वेवलेंथ जो कि गिवन है 395 इंटू 10⁻⁹. तो आपके पास जो एनर्जी आती है, सो ये वैल्यू आपके पास आएगी 5.03 या 5.04 कर लें, 035 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स. क्लियर? अब आप इसको एक वैल्यू से डिवाइड कर दें, 130 से डिवाइड कर दें, और photons
और नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो अब आपने क्या करना होगा, 1.3 जूल्स को डिवाइड कर दें आप 5.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल से, ये पर फोटोन है। तो देखिए आपके पास क्या आंसर आता है, 131.3 डिवाइडेड बाई आंसर। तो आपके पास आंसर आएगा 2.6 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स। So 2.6 into 10⁻20 photon. Is that clear? समझ आ रही है आपको? Clear? The potential difference applied between the electrodes in the UV lamp is increased. अब potential difference अगर increase करेंगे तो क्या होगा? Explain the fact this would have on the frequency of the UV light produced by the lamp. So by W is equals to Q into delta V. ठीक है? ये थर्मियोनिक एमिशन से जो निकलता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखिए। अच्छा, अब क्या होगा, देखिए W इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू Q इनटू डेल्टा V, और यही आगे जाके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में यूज होता है। सो देखिए, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जब वो स्ट्राइक करेगा फोटोन, जाहिर सी बात है जब आप ये करेंगे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के बाद जब वो आगे जो एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन की, जाहिर सी बात है ये एनर्जी भी ज्यादा होगी। जब ये एनर्जी ज्यादा होगी तो आपको पता है E इज इक्वल टू HF होता है। सो जो निकलने वाला फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा ही होगी, यानी यूवी रेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो आइए इसको लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब कैसे लिखेंगे भाई, आइए लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स could move to, ठीक है, ये देखो ना, जब बताता हूँ कि जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है जब वो मरकरी एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, जिसकी वजह से जो मरकरी एटम के इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। ठीक है, उनकी जो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स है वो और बड़ी होंगी, जिसकी वजह से एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से दोबारा नीचे ट्रांसिट करेगा तो ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से जो फोटोन निकलेगा उसकी भी एनर्जी ज्यादा होगी, और उसकी एनर्जी ज्यादा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो ये देखो, ये सारे इवेंट आपस में एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। ठीक है, so electrons could move to a higher energy level as potential difference supplies more energy per coulomb charge. So to the frequency of UV light would increase. Next, suggest why the hardening time of the globe is reduced if the UV lamp is moved closer to the mobile phone screen. जाहिर सी बात है, क्लोज आने से, इसके करीब आने से, देखो ये जब करीब आएगा तो देखो होगा क्या। ठीक है, अब जरा समझना, अगर मैं इसको करीब लेकर आऊंगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, यहाँ लेकर आ गया तो करीब लाने से भाई ये एरिया बचा ना, तो इसका मतलब है कि जो सरफेस एरिया है जिसमें वो लाइट पड़ रही है, इस पे यूवी लाइट पड़ रही है, जाहिर सी बात है वो एरिया कम हो गया। जब वो एरिया कम हो गया तो एरिया आपको पता है इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया है, तो इसका मतलब है एरिया कम हुआ तो इसका मतलब है इंटेंसिटी क्या हो जानी है आपकी, इंक्रीज हो जानी है। क्लियर है? सो इंटेंसिटी बढ़ जानी है, मोर नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया आएंगे, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया आएंगे, मोर नंबर ऑफ फोटोन। तो जब मोर नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट पर एरिया आएंगे तो भाई यही बात लिखते हैं आप। ठीक है, आइए लिखते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा,
लिख देते हैं इसको, इंटेंसिटी of the UV light incident on the screen is increased. ठीक है, to reduce expose area. ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख दो। therefore the number of photons arriving per second is increased. Is that clear? या यूं कह लें, या एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम ये है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा।